हाँ जी। तो पहले हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो इंटरफेरेंस और बीट्स का डेरिवेशन, फिर हम आएंगे स्टैंडिंग वेव्स पर। तो जब बेटा हम इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स, तो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन क्या होता है? सुपरपोजिशन जब ये टर्म जब भी इस्तेमाल में आता है जब एक से ज्यादा वेव होती है। मतलब बेसिकली ये बताता है कि जब एक से ज्यादा वेव हमारे पास है तो जो रिजल्टेंट वेव होगी वो क्या होगी। ठीक है। जब हमारे पास एक से ज्यादा वेव है तो बेसिकली बेटा जो रिजल्टेंट वेव होगी, उस रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन या रिजल्टेंट वेव, अच्छा देखिए कोई सी भी जब बेटा एक वेव होती है, जैसे साउंड वेव है, समझना आप, आपको पता है एक वेव है तो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड को हम ऐसे शो करते हैं, एम्पलीट्यूड इज शोन बाई ए। हर वेव की इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी को हम आई से शो करते हैं। बेसिकली जो इंटेंसिटी है वो देखो, वेव क्या होती है, एक एनर्जी। तो जो इंटेंसिटी है वो ये बताता है कि कितनी एनर्जी है वेव के पास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। द एनर्जी ऑफ वेव पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिनोटेड बाय इंटेंसिटी ऑफ वेव। मतलब अगर आपसे कोई सीधा कहे कि जो वेव की इंटेंसिटी है वो क्या शो करती है, तो आप सीधा कहेंगे कि जो वेव है वेव की इंटेंसिटी है, वेव की इंटेंसिटी उसकी एनर्जी शो करती है। मोर द इंटेंसिटी ऑफ वेव मोर द एनर्जी ऑफ वेव। और जो लाउडनेस होती है साउंड की वो उसकी इंटेंसिटी से ही चेंज होता है। मतलब अगर आपको साउंड ज्यादा तेज सुनाई दे रहा है, वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है। और जो इंटेंसिटी होती है बेटा वो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर किसी साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और इंटेंसिटी ज्यादा है मतलब उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी। ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वलिटी लाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज यू कुड आल्सो राइट द इंटेंसिटी इन दिस फॉर्म आल्सो। ठीक है। तो एक मैंने आपको वेव की ये चीज बताई, इंटेंसिटी। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं तो साउंड रिफ्लेक्ट होता है। जैसे एक मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और आप यहाँ पर खड़े हो तो एक वेव सीधी जा रही है आप तक, एक मान लीजिए सीलिंग से रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंच रही है, तो दो वेव पहुंच रही है। जैसे मान लीजिए कमरे में मैं हम खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हो, मैं यहाँ हूं। तो मैं बोल रहा हूँ तो एक साउंड वेव सीधी जा रही है, एक रिफ्लेक्ट होके जा रही है। जब दो साउंड वेव ये जा रही है, एक रिफ्लेक्ट होके एक सीधी आप तक पहुंच रही है, तो रिजल्टेंट वेव जो पहुंचेगी वो इन दोनों वेव के मिक्सिंग से पहुंचेगी, सुपरपोज होने से। सुपरपोजिशन मतलब मिक्सिंग से। तो जो रिजल्टेंट वेव है, जब आप बेटा यहाँ खड़े हो लेकिन आप मान लो यहाँ की जगह आप यहाँ खड़े हो, तो फिर कैसे जाएंगी? एक ही रिफ्लेक्ट होके जाएगी, एक सीधी जाएगी यहाँ पे भी। तो बहुत बार ऐसा होगा जब आप अलग अलग जगह पर खड़े होगे तो मेरी जो साउंड वेव आपके पास मिक्स करके एक रिफ्लेक्टेड वेव एक सीधी वेव जब पहुंचेगी और रिजल्टेंट वेव जो आपको सुनाई देगी, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी या जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी होगी वो दोनों वेव की इंटेंसिटी से अलग होगी। ठीक है। मतलब बेसिकली जब दो वेव मिलेंगी तो रिजल्टेंट वेव जो बनेगी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो देखिए जब दो वेव मिलती हैं तो तीन कंडीशन बन सकती है। जैसे मान लीजिए एक वेव और दो वेव मिली गई किसी भी पॉइंट पर, जब किसी भी पॉइंट पर बेटा दो वेव मिलती हैं तो तीन कंडीशन यहाँ बन सकती है। या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों वेव के ऊपर वाले पार्ट मिल रहे हैं। ठीक है। जब दोनों के ऊपर वाले पार्ट मिलेंगे तो रिजल्टेंट और बढ़ जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि दोनों के नीचे वाले पार्ट मिल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, तो भी रिजल्टेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड। ठीक है। या तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक वेव का ऊपर वाला पार्ट मिल रहा है और एक वेव का नीचे वाला पार्ट मिल रहा है, तो फिर जो रिजल्टेंट है वो घट जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड घट जाएगा। मतलब दोनों के अगर ऊपर वाले क्रेस्ट मिलेंगे या ट्रॉ मिलेंगे तो और एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है। और अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और बढ़ गया मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी दोनों केसेस में बढ़ गई, लेकिन अगर अपोजिट फेज में मिलेंगे, अपोजिट फेज मतलब एक का ऊपर वाला पार्ट एक का नीचे, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और घट जाएगा। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर और घट गया मतलब इंटेंसिटी घट जाएगी। तो बहुत बार ऐसा ही होता है जब दो वेव अलग अलग जगह पर मिलती हैं तो कभी कभी ये कंडीशन बनती है, तो और ज्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ गया रिजल्टेंट वेव का, मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ गई।
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये कंडीशन भी बन जाती है तो आपको और आवाज कम सुनाई देगी। तो ये फिनोमेना रियल लाइफ में देखा गया कि जब एक कोई इंसान बोल रहा है, उसकी दो वेव किसी के पास पहुंच रही है, तो कभी उसे आवाज और तेज सुनाई दे रही है, कभी उसे आवाज और स्लो सुनाई दे रही है। दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। आवाज बढ़ना, इंटेंसिटी बढ़ना, कहीं इंटेंसिटी घट गई, इंसान वही है बोलने वाला। क्योंकि कभी कभी ये कंडीशन बनती है, कभी कभी ये कंडीशन बनती है। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या कहता है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव यही कहता है कि जब दो वेव मिलती हैं, तो जिस पॉइंट पर दो वेव मिल रही हैं, तो जो रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट है, इट इज द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू वेव। दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम कर दीजिए। अगर दोनों सेम वाले हैं तो जुड़ जाएंगे, अपोजिट वाले हैं तो घट जाएंगे। एंड दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव। मतलब रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा, पहली चीज। तो उस बेस पर ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव हो गया। अब इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव यही है कि जब दो वेव सुपर इम्पोज हुई और रिजल्टेंट वेव बनी, तो जो रिजल्टेंट वेव थी, तो अलग अलग जगह पर जो अलग अलग आवाज आ रही थी, उसकी इंटेंसिटी जो थी वो चेंज हो रही थी। ठीक है, जैसे एक सबसे अच्छा इसका एग्जांपल बताता हूँ इंटरफेरेंस का। एक हार्बर से साउंड निकलता है। हार्बर मतलब जहां शिप एंकर करते हैं। एक शिप आ रही है, तो वो जो शिप आ रही है ना बेटा, जैसी शिप पास आएगी हार्बर के, तो उसको कभी कभी ये जो सायरन बज रहा है उसकी आवाज तेज सुनाई देगी, कभी कभी स्लो सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि सायरन वहीं पर है, ये शिप यहाँ पर थी। तो एक वेव सीधी पहुंची और एक रिफ्लेक्ट होके पहुंची। क्या पता ये दोनों जो है वो सेम फेज में पहुंची तो आवाज और तेज सुनाई दी। अब वही शिप यहाँ आ चुकी है। जब यहाँ आ चुकी है तो एक वेव सीधी पहुंची, एक रिफ्लेक्ट होके पहुंची। क्या पता जब यहाँ पर दोनों वेव पहुंची तो अपोजिट फेज में पहुंची तो आवाज तेज नहीं सुनाई दे रही और कम सुनाई दे रही, क्योंकि इंटेंसिटी घट चुकी। मतलब बेसिकली ये फिनोमेना जो होता है कि जब दो वेव मिलती हैं, तो अलग अलग पोजीशंस पर कहीं कहीं पर जो वेव की रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, कहीं घट जाती है। दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड इंटेंसिटी, इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। जब दो वेव सुपर इम्पोज करती हैं, जब दो वेव कहीं पर मिलती हैं, तो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है साउंड इंटेंसिटी का, दिस इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव। कहीं कहीं पर ज्यादा तेज सुनाई देती है और कहीं कहीं पर और स्लो आवाज सुनाई देती है। मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई या इंटेंसिटी घट गई। ठीक है जी। तो उसी बेस पर अब हम देखेंगे इंटरफेरेंस। तो हम करते हैं दो वेव का इंटरफेरेंस। एक वेव जा रही है, ये दूसरी वेव किसी पॉइंट पी पर मिली। पहली वेव की इंटेंसिटी I1, दूसरी वेव की इंटेंसिटी I2। बेटा ये स्वाभाविक है, जब एक वेव दो वेव किसी भी पॉइंट पर पहुंच रही है, क्या पता कैसे पहुंच रही है, इस पॉइंट पर जैसे पहुंच रही है, एक वेव ऐसी पहुंची और एक वेव सीधी पहुंची, तो अल्टीमेटली एक वेव ज्यादा चलेगी, एक वेव कम चलेगी। दोनों वेव के बीच क्या क्रिएट होगा? दोनों वेव के बीच पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा। एक ज्यादा चली, एक कम चली, तो पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली जब दो वेव है, जैसे मान लीजिए ये वेव है ए और ये वेव है बी, तो इनके बीच पाथ डिफरेंस है, जिसके कारण फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। फेज डिफरेंस मतलब यही है कि या तो सेम फेज में मिलेंगी या अपोजिट फेज में मिलेंगी। तो पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच एक रिलेशन होता है। अगर दोनों वेव के बीच पार्ट डिफरेंस डेल एक्स है और दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस फाई है, फेज डिफरेंस मतलब एक ज्यादा चल गई, एक कम चल गई, तो पार्ट डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस है। तो फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच ये रिलेशन होता है। तो बेसिकली जब दो वेव मिलती हैं किसी पॉइंट पर, तो इंटरफेरेंस इसीलिए ही होता है क्योंकि जब दो वेव अलग अलग पाथ चलेंगी तो पाथ डिफरेंस होगा, जिसके कारण फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। तो मान लीजिए इन दोनों वेव के बीच जो फेज डिफरेंस है वो फाई है। ठीक है। पहली वेव की एम्पलीट्यूड A1, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड A2। यहाँ पर दोनों वेव मिली, तो जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी होगी, आपको ये सीधा फॉर्मूला याद रखना है। जो रिजल्टेंट वेव है उसकी जो इंटेंसिटी होती है आई, उसका फॉर्मूला होता है बेटा, द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज I1 I2 टू रूट I1 रूट I2 cos फाइव। दिस इज फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब दो वेव मिलती है। ठीक है।
मतलब अल्टीमेटली कहीं पर भी दो वेव मिलेगी तो उनके बीच जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बन रही है उसका फॉर्मूला ये है। अच्छा, पाई क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव। अब जब दो वेव चल रही हैं अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगी तो पाथ डिफरेंस अलग होगा, पाथ डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस अलग होगा, और ये अगर पाई अलग अलग होगा तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो अलग अलग होगी। I1 I2 तो सेम रहेंगे। ठीक है, तो इसी बेस पर दो फिनोमेना इसमें इंटरफेरेंस में आते हैं। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जो दोनों इंटेंसिटी है, मतलब जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए, आपको बहुत तेज आवाज सुनाई दे, और बहुत तेज कब सुनाई देगी? जब दोनों वेव सेम फेज में मिलेगी, मतलब आई आपको मैक्स मिलेगी। आई मैक्स कब मिलेगा? बेटा देखो, I1 I2 तो कांस्टेंट है, खेल किसका है? फाई का। फाई अलग अलग होता है, फेज डिफरेंस अलग अलग होता है दो वेव के बीच जब अलग अलग पॉइंट पर मिलती है। तो जब फाई मैक्सिमम होगा, फाई मैक्सिमम मतलब जब कॉस फाई मैक्सिमम होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जब कॉस फाई मैक्स होगा। कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। जहां जहां कॉस फाई +1 होगा वहां आई मैक्स मिलेगा, मतलब पार्ट, मतलब फाई, कॉस फाई +1 हो गया तो आई मैक्स मिलेगा, क्योंकि ये फिर पूरा टर्म प्लस होगा। ठीक है, कॉस फाई +1 कहाँ कहाँ होता है? आपको पता है cos 0 +1, cos 0 +1, तो cos 360 +1, 2 पाई, 2 पाई 2 पाई जोड़ते चले जाइए, आपको cos पाई की वैल्यू पता चल जाएगी। मतलब बेसिकली जो पाई जब 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा एंड सो ऑन, इन सभी फाई के लिए आपका cos पाई +1 होगा। इसके लिए जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, 2m पाई। मैंने बताया था 2 4 6 होते हैं तो m पाई होता है, m होता है 2m पाई। ये हमने एक जनरल फॉर्मूला बना लिया जहाँ m की वैल्यू 0 से शुरू होगी, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन आप रखिए। ये आ गया। मतलब जब दो वेव के बीच फेज डिफरेंस 0 होता है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो उनके बीच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आई मैक्स मिलेगा। तो आई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी आई मैक्स? I1 I2 cos फाई +1 रख दीजिए, 2 √I1 √I2, ये बचेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखिए, इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो, आप देख रहे हैं दोनों इंटेंसिटी जुड़ रही हैं जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल रही है। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को एम्पलीट्यूड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे? I1 की वैल्यू क्या होगी एम्पलीट्यूड के टर्म्स में? I1 होगा K A1 स्क्वायर, I2 क्या होगा? K A2 स्क्वायर। होगा कि नहीं? K इज अ कांस्टेंट। तो जब आप यहाँ I1 की जगह K A1 स्क्वायर रखेंगे तो रूट के आ जाएगा और A1 बचेगा। I2 की जगह K A2 स्क्वायर रखेंगे तो रूट के आ जाएगा और A2 बचेगा, का होल स्क्वायर। रूट के बाहर ले लीजिए, तो ये जो फॉर्मूला है, रूट के का बाहर स्क्वायर आएगा तो के आएगा A1 + A2 का होल स्क्वायर। तो I1 प्लस, देखो एम्पलीट्यूड जुड़ रहा है। एम्पलीट्यूड जब भी जुड़ेंगे जब दो वेव सेम फेज में होंगी, मतलब ये सारे जो फेज डिफरेंस है वो सेम फेज के हैं, 0 2 पाई 4 पाई एंड 6 पाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब वो हूटर जो बज रहा है, सायरन बज रहा है और शिप आ रही है, अगर आवाज तेज सुनाई दे रही है शिप को, मतलब दोनों वेव जो जा रही है वो सेम फेज में मिल रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अच्छा, तो ये फेज डिफरेंस है, दिस इज द फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, पार्ट डिफरेंस अगर वो पूछ लें कि बताओ पार्ट डिफरेंस क्या क्या होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो आपको मैंने अभी एक रिलेशन बताया। पार्ट डिफरेंस क्या होता है? 2 पाई, सॉरी, λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। आप फाई की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। λ/2 पाई, फेज डिफरेंस कितना है? 2m पाई, 2 पाई कट गए, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ गया? m λ। और m की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वैल्यू रख के देख लीजिए, 0 रखिए 0, 1 रखिए λ, 2 रखिए 2 λ, 3 λ एंड सो ऑन। इन सभी पार्ट डिफरेंस के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इन सभी पार्ट डिफरेंस के लिए λ 0 λ पार्ट डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस में ये सारी वैल्यूज के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब इसी बेस पे हम देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहीं से सिखा दूंगा आपको। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहीं से सीख लीजिए।
कंस्ट्रक्टिव की जगह अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, कॉस फाई क्या होना चाहिए? मिनिमम, आई मिन, इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी। कॉस फाई मिनिमम क्या होगा? इसको माइनस हो जाएगा, कॉस फाई माइनस। कॉस फाई -1 कहाँ कहाँ मिलता है? कॉस फाई की -1 वैल्यू 180, कॉस 180 मतलब पाई, 2 पाई जोड़ देते हैं, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। इन सभी फाई के लिए, मतलब बेसिकली फाई की क्या क्या वैल्यू, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इन सभी के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जनरल फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? 135 आता है तो 2m-1 पाई। एम कहाँ से शुरू होगा आपको पता है? 1 से। 1 रख के देखिए ये मिल जाएगा, 2 रख के देखिए ये मिल जाएगा, ये आ गया फेज डिफरेंस। अच्छा, अब आई मीन की वैल्यू क्या होगी सर? कॉस फाई -1 रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, फिर ये आई मीन का फॉर्मूला क्या बचेगा? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। इसी में आई मीन का फॉर्मूला क्या बचेगा एम्पलीट्यूड के टर्म्स में? माइनस हो जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा, ये हो गया आपका आई मीन। देखिए, इंटेंसिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अपोजिट फेज वाले हैं ये, फेज डिफरेंस अपोजिट फेज वाले हैं, कंफर्म। पार्ट डिफरेंस के टर्म्स में, पार्ट डिफरेंस के टर्म्स में कैसे निकालेंगे? फिर से फाई की वैल्यू रखेंगे, λ/2 पाई। पाई क्या क्या है? 2m-1 पाई, 2m-1 पाई, m 1 से शुरू हो रहा है, पाई से पाई कट गया, क्या बचा? 2m-1 λ/2, ये बचा पार्ट डिफरेंस। m1 रखिए, m की वैल्यू कहाँ से शुरू है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 1 रख के देखिए, λ/2। 2 रख के देखिए, 3 λ/2। 3 रख के देखिए, 5 λ/2 एंड सो ऑन। इन सभी पार्ट डिफरेंस के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, यू शुड नो ऑल दोस। कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, व्हाट इज इंटरफेरेंस, व्हाट इज सुपरपोजिशन, ऑल दोस थिंग्स हैव टू बी ऑन योर टेप, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, बीट्स फॉर्मेशन। इंटरफेरेंस हो गया, अब हम देखेंगे द बीट फॉर्मेशन। बेसिकली देखिए, जब इंटरफेरेंस है तो अच्छा इंटरफेरेंस या इंटरफेरेंस होने के लिए जो दोनों वेव जा रही हैं वो एक ही वेव से दो बन रही हैं तो फ्रीक्वेंसी सेम होती है। जब इंटरफेरेंस होता है तो दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, दोनों वेव सेम डायरेक्शन में चल के मिक्स हो जाती है। बीट फॉर्मेशन के लिए, अच्छा एम्पलीट्यूड दोनों वेव क्या अलग अलग हो सकते हैं इवन। बीट फॉर्मेशन में क्या होता है कि दो वेव फिर से इंटरफेरेंस करती हैं, लेकिन जो दो वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा है उनमें क्या है, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। देयर हैज बीन अ स्लाइट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, जैसे एक ट्यूनिंग फॉर्क है, मैंने एक वेव प्रोड्यूस की, इससे 256 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी पैदा की। एक दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया जो 256 वाली है, लेकिन इस पे हल्का सा वैक्स लगा दिया, तो वैक्स लगाने से 256 की जगह इसकी फ्रीक्वेंसी 254 हर्ट्ज हो जाएगी, क्योंकि घट जाती है, उसको किया। अब दो वेव्स निकल रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक की 256 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, एक की 254 है। जब ये दोनों वेव्स मिलेंगी तो आपको पता क्या होगा, आपको कभी कभी आवाज बहुत तेज सुनाई देगी और कभी कभी आवाज आपको और स्लो सुनाई देगी। तो आवाज जब तेज हो जाएगी, मतलब, और ये ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग जगह पर ऐसा होगा, नहीं, वही जब आप एक ही जगह पर खड़े हो तो कभी आवाज तेज सुनाई देगी, फिर कम होती चली जाएगी, फिर एकदम तेज होती चली जाएगी, फिर कम होती चली जाएगी, फिर तेज होती चली जाएगी, सेम जगह पर। दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। कैसे? ग्राफिकली समझाते हैं। जब दो वेव हैं, एक वेव ये है, ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा फ्रिक्वेंसी है, ये है। एक दूसरी वेव लेते हैं जिसकी इससे फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम है, कुछ ऐसा हो, देखो इसकी कम है थोड़ी।
ठीक है, रिजल्टेंट वेव देखते हैं। देखो शुरू में क्या हो रहा है, दोनों वेव सेम फेज में है, मतलब एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा। लेकिन यहां तक आते आते देखो अपोजिट फेज में आ गई, एम्पलीट्यूड घट जाएगा। मतलब सेम फेज से अपोजिट फेज में होगी दोनों, देखो एक का नीचे वाला पार्ट, एक का ऊपर वाला हो रहा है। फिर धीरे धीरे करके देखो फिर से सेम फेज में होगी, मतलब फिर से एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। फिर ऐसे ही आगे जाके फिर से घट जाएगा। मतलब बेसिकली क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेव है उसका कुछ ऐसा होने वाला है। ये रिजल्टेंट वेव है दोनों। देखो जब सेम फेज में है T1 समय पे और बढ़ गया एम्पलीट्यूड, अपोजिट फेज में है T2 समय पे एम्पलीट्यूड घट गया, फिर से सेम फेज में आ रही है T3 समय पे फिर बढ़ गया, फिर से ऐसा होगा T4 समय पे फिर घट जाए। और फिर से याद रखिए ये अलग अलग जगह पर नहीं हो रहा, आप एक ही जगह पर खड़े हैं और आपको वही जो आवाज तेज आ रही थी फिर स्लो होती चली गई, तेज आ रही थी फिर स्लो होती चली गई, फिर तेज होती चली गई, फिर स्लो होती चली गई। एक तेज और एक स्लो के बीच एक बीट फॉर्मेशन हो गया, वन बीट। स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी के कारण कभी कभी सेम फेज में मिलती हैं, फिर अपोजिट होते चले गए फेज, फिर सेम फेज होते चले जाएंगे, फिर अपोजिट होते चले जाएंगे और बीट फॉर्मेशन होती चली जाएंगी, बीट्स बन रही है बार बार। ठीक है, दिस हैज बीन। तो यहां पर हमने जो दो वेव ली हैं, वेव वन और वेव टू, बस एक ही अंतर है, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम लिए हैं, इंटेंसिटी हर चीज सेम है, सिर्फ अंतर किसका है, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो अब इसको एनालिटिकली इसका डेरिवेशन समझिए, पहली वेव की इक्वेशन y1, पहली वेव की इक्वेशन आपको पता है, प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन क्या लिखते हैं हम, ए साइन ओमेगा टी माइनस पी एक्स, ये वाला फॉर्म लिख सकते हैं ना। हाँ जी बेटा, जब हम एक ही पोजीशन पर पार्टिकल को देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम एक्स, मतलब किस पार्टिकल को हम देख रहे हैं, जो एक्स जीरो पर है पार्टिकल उसको देख रहे हैं, तो फिर इक्वेशन क्या बचेगी, ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं आप, टू पाई एफ रख सकते हैं, हाँ जी रख सकते हैं, टू पाई एफ टी। ये हमने ये वेव की इक्वेशन बनाई, मतलब पहली वेव यही है, ए साइन टू पाई, पहली वेव की फ्रिक्वेंसी एफ वन, ये वाली वेव वन जो है इसकी फ्रिक्वेंसी मान ली एफ वन। ऐसी जो दूसरी वेव है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए, एम्पलीट्यूड दोनों के सेम है, टू पाई एफ टू टी। ये हो गई दो वेव जो सुपर इम्पोज होने वाली है, मतलब हर पॉइंट पर अलग अलग जगह पर सुपर इम्पोज या इंटरफेरेंस हो रहा है, और एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है और घट रहा है समय के साथ, अलग अलग समय पर आपको अलग अलग इंटेंस या एम्पलीट्यूड मिल रहा है, इसलिए आवाज तेज सुनाई दे रही है। और अंतर एक चीज समझ लेना, इंटरफेरेंस अलग चीज, बीट फॉर्मेशन अलग चीज। इंटरफेरेंस जब आप अपनी पोजीशन बदल रहे हो, जब आपको कभी तेज आवाज कभी स्लो, यहाँ आप अपनी पोजीशन नहीं बदल रहे हो, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी डिफरेंस है जिसके कारण वही जो तेज आवाज थी वो धीरे धीरे स्लो होती चली गई, फिर तेज होती चली गई, फिर स्लो होती चली गई। थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, वी कुड हैव इलॉबरेटेड दिस थिंग मोर, लेकिन वही है कि दिस हैज बीन अ रिवीजन क्लास, आपको जल्द से जल्द कैसे आप मार्क्स अच्छा स्कोर कर सकते हैं हमें ये देखना। ये दो वेव हो गई हैं, इनका सुपर पोजिशन कराते हैं, चलो। सुपर पोजिशन मतलब ये दो वेव हैं जो मिक्स हो रही हैं, तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या होगी, रिजल्टेंट वेव इक्वेशन। सुपर पोजिशन क्या कहता है, जो दो वेव हैं उनका डिस्प्लेसमेंट जोड़ दो, रिजल्टेंट वेव का मिल जाएगा, मतलब वाई क्या मिलेगा, वाई वन प्लस वाई टू। जोड़ देते हैं, वाई वन क्या है, ए साइन टू पाई एफ वन टी, वाई टू क्या है, ए साइन टू पाई एफ टू टी। बेटा याद रखिए इसके लिए और सुपर पोजिशन के लिए साइन के दो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, एक तो साइन ए प्लस साइन बी, जिसका फॉर्मूला होता है टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू।
और दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा माइनस का, साइन ए माइनस साइन बी। तो अंतर क्या आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। ठीक है, दोनों फॉर्मूला। तो देखिए ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, साइन ए प्लस साइन बी लगाएंगे, क्या आएगा, टू, ये तो दोनों में कॉमन है, साइन ए प्लस बी बाई टू। ए प्लस बी बाई टू करेंगे तो क्या क्या कॉमन आ गया, टू पाई टी कॉमन आ गया, ए प्लस बी अपॉन टू, कॉस ए माइनस बी अपॉन टू, फिर से वही टू पाई टी कॉमन आ गया, ए माइनस बी अपॉन टू, टू से टू कट गए। ठीक है, क्या बचा भाई, बोलिए, टू ए साइन पाई टी एफ वन प्लस एफ टू, और कॉस पाई टी एफ वन माइनस एफ टू। बेटा जो रिजल्टेंट वेव है वो भी इसी फॉर्म की होगी, मतलब साइन को छोड़कर ये जो पूरा पैरामीटर है ये इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। मतलब जो रिजल्टेंट वेव है इसमें एम्पलीट्यूड क्या है, रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, बोलिए, टू ए कॉस पाई टी एफ वन माइनस एफ टू। ये रिजल्टेंट वेव में साइन का छोड़ के, क्योंकि ए साइन कुछ होता है ना, रिजल्टेंट वेव में भी साइन का छोड़ के जो भी पार्ट है वो उसका एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है। अब ये जो एम्पलीट्यूड है वो देख सकते हैं आप, एक ही फैक्टर है जिससे चेंज हो रहा है, वो टाइम। और यही तो हमने देखा था, जब दो वेव मिल रही थी तो अलग अलग समय पर एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था, ये है। चलिए अब तो इसी एम्पलीट्यूड को देखते हैं कब मैक्स होगा कब मिन होगा। तो मैक्सिमम देखते हैं, मैक्सिमम कहाँ कहाँ हो रहा है, मैक्सिमम कहाँ कहाँ होगा, जहां पर कॉस मैक्सिमम होगा, तो कॉस पाई टी एफ वन माइनस एफ टू जब मैक्स होगा। कॉस मैक्स दो जगह होता है, जब मल्टीप्लाई में कॉस होता है तो प्लस वन भी मैक्स होता है, माइनस वन भी मैक्स होता है। तो प्लस वन और माइनस वन जहां जहां कॉस होगा वहां पर आपका कॉस की वैल्यू मैक्स होगी। अब कॉस प्लस वन और माइनस वन कहाँ कहाँ होता है, कॉस प्लस वन जीरो, कॉस माइनस वन पाई, टू पाई, पाई पाई जोड़ते चले जाएं, प्लस वन एक वैल्यू प्लस वन की मिलेगी, एक माइनस वन की, थ्री पाई, फोर पाई एंड सो ऑन। इन सभी पाई की वैल्यू के लिए आपका कॉस मैक्सिमम होगा। तो एंगल बराबर करते हैं, इसका एंगल ये है और इनके एंगल ये है। मतलब जहां जहां पाई टी आप एफ वन माइनस एफ टू आपका जीरो होगा, पाई होगा, टू पाई होगा, थ्री पाई होगा, इसका जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, वन टू थ्री फोर आ रहे हैं तो एम पाई होगा, याद है, एम की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, जीरो से, वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन। टाइम की वैल्यू देखते हैं क्या आई, पाई से पाई कट गए, टी कितना आया, एम अपॉन एफ वन माइनस एफ टू। ये वो समय है जहां पर आपका मैक्स मिल रहा है, जैसे टी वन मैक्स था, टी थ्री मैक्स था। एम की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन। किन किन समय पर आपको मैक्स मिलेगा वो हम यहाँ लिख देते हैं, किन किन समय पर मैक्स मिलेगा बोलिए, एम जीरो रखिए, जीरो समय पर, वन रखिए, वन अपॉन एफ वन माइनस एफ टू, टू रखिए, टू अपॉन एफ वन माइनस एफ टू, थ्री रखिए। इन सभी समय पर आपको, इन सभी टाइम के लिए, टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर, इन सभी समय के लिए आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब आते हैं मिनिमम एम्पलीट्यूड पर। मिनिमम के लिए क्या करोगे आप, इसी वैल्यू को, जो कॉस की वैल्यू है इसको मिनिमम कर देंगे, मतलब जीरो। सेकेंड केस, मिनिमम कब मिलेगा, ठीक है, व्हेन इट विल बी मिनिमम, जब इसी कॉस पाई टी को एफ वन माइनस एफ टू जीरो होगा। जीरो कहाँ कहाँ होता है कॉस, बोलिए, जीरो कहाँ कहाँ होता है, 180 डिग्री, कॉस सॉरी, कॉस जीरो 90 डिग्री, पाई बाई टू। अगला जीरो कब होता है, पाई जोड़ते चले जाओ, थ्री पाई बाई टू, 270 पर, फाइव पाई बाई टू, पाई पाई जोड़ते चले जाए, क्या बनेगा जनरल फॉर्मूला, एंगल दोनों के कंपेयर कर दीजिए, पाई टी एफ वन माइनस एफ, जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, वन आ रहा है, थ्री आ रहा है, फाइव आ रहा है, टू एम माइनस वन,
ऑड के लिए 2m-1 होता है और π/2, यही सिखाया था आपको। और ये किसके बराबर, πt f1 - f, पाई से पाई कट गया। टाइम बोलिए क्या क्या, 2m-1, f1 - f2 डिवाइड में आ जाएगा 2 f1 - f। एम की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही थी, जनरल फॉर्मूले बोलिए, 1 से करके देख लेना, 1 2 3 4, 1 रखोगे तो ये मिलेगा, 2 रखोगे तो ये मिलेगा, 1 2 3। बताइए किन किन समय के लिए मेन मिलेगा। m1 रखिए, क्या बचेगा, 1/2 f1 - f। 2 रखिए, 3/2 f1 - f। 3 रखिए, 5/2 f1 - f। इन सभी समय के लिए आपको मिनिमम मिलेगा। और आप एक चीज और देख सकते हो, दो मैक्सिमा के बीच एक मिनिमम मिलेगा। इन दोनों का हाफ कर दो, इन दोनों का एवरेज ले लो आधा, ये आएगा 1/2। इन दोनों के बीच एक मिनिमम मिलेगा, मतलब वही होगा मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमम, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है घट रहा है, बीट्स फॉर्मेशन। एक चीज और समझिए, दो मैक्सिमा के बीच का टाइम क्या है, 1/f1 - f है। दो मिनिमा के बीच का समय क्या है, मिनिमम एम्पलीट्यूड, ये आएगा सेम, देखना 1/2 f1 - f, सॉरी 1/f1 - f, सेम आएगा करके देखना, दो मिनिमा के बीच का समय। तो एक सेकंड में कितने मिनिमा होंगे, f1 - f। एक सेकंड में कितने मैक्सिमा होंगे, f1 - f। तो नंबर ऑफ मिनिमा एंड और नंबर ऑफ मैक्सिमा इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी होती है f1 - f2, याद रखना है। द बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू f1 - f2। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। दिस हैज बीन व्हाट वी हैव सीन, द फॉर्मेशन ऑफ द बीट्स फॉर्मेशन। ठीक है, बीट्स के बाद इंटरफेरेंस हो गया बीट्स, अब आता है सुपरपोजिशन। एंड आई कैन एश्योर यू बेटा, सुपरपोजिशन में सिर्फ में 3 डेरिवेशन है जिनमें से एक कोई सा आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, पहले इतना देख लीजिए एक बार। वी आर